1 मार्च सुबह सुबह का वक्त होता है। तो उस वक्त गाज़ियाबाद जो पड़ता है ठीक उसी के कुछ दूर पर रेलवे ट्रैक है और उसी ट्रक पर एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा होता है। वहाँ जो व्यक्ति जाते हैं उनकी नज़र उस डेड बॉडी पर पड़ जाती है। तभी उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा इसकी सूचना CRFE टीम को दिया जाता है। अब CRF टीम पुलिसकर्मी जैसे सूचना पाने के बाद वहाँ पहुँचती है, उस डेड बॉडी को चेक करती है, जेब की तलाशी लेती है। तो तलाशी लेने के बाद उसके जेब में एक आधार कार्ड निकलता है और साथ में 7 पन्ने का सुसाइड नोट निकलता है, जिसमें पूरी तरह से साफ लिखा हुआ था कि साहब हमारा नाम सोनू है और हम अपनी पत्नी से काफ़ी ज़्यादा हद से ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो वह व्यक्ति और साथ में उसका हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से तबाह हो गया। इस घटना को अगर आप आज सुनेंगे तो सुनने के बाद खुद आप सोचने पर एकदम मजबूर हो जाएंगे कि आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ। इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह जो वीडियो है, यह वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। और आज की यह जो घटना है, यह घटना है ठीक उत्तराखंड, उसी का एक उधम सिंह नगर ज़िला लगता है और ठीक उसी में जसपुर कस्बा लगता है और उसी कस्बे में एक ठाकुर मंदिर पड़ता है और उसी के पीछे ही अब रहने वाला होता है सोनू, अब जिसकी उम्र लगभग 33 साल के आसपास होता है। उसकी अपनी पत्नी भी होती है अब नीसू, जिसके टोटल 2 बच्चे होते हैं और एक बेटी और एक बेटा होता है। लेकिन सोनू अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए मार्केटिंग नेटवर्किंग का काम करता था, जिस वजह से उसके पास ठीक ठाक पैसे आते थे और उसी पैसे के बदौलत उसका हंसता खेलता परिवार भी चल पाता था। लेकिन सोनू की एक अपनी मझली बहन होती है, ठीक सोनिया, जो ठीक अमरोहा में ही रहती है। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूँ 27 फरवरी अब 2022 का ही, तो सुबह सुबह का टाइम होता है। तो सोनिया जैसे ही 5 बजे के आसपास टाइम हो जाता तो उसी वक्त उसकी नींद खुलती है और नींद खुलते ही उस वक्त सोनिया का मोबाइल होता है, अब वह बज उठता है। मोबाइल को देखती है स्क्रीन पर और नज़र गड़ाती है तो देखती है खुद उसके अपने भाई सोनू का फ़ोन है। तो बड़ी खुश हो जाती है कि चलो आज हमारे कई दिन बाद खुद हमारे भाई ने हमारा तो खोज खबर लिया। यह सब सोचती है। सोचने के बाद उस मोबाइल की जो घंटी बज रही होती है उसको उठाती है, अपने कान में लगाती है और उधर से एक बड़े ही सोनी आवाज़ आता है। वह आवाज़ खुद सोनू का होता है और सोनू बिना अपनी बहन के बोले हुआ कहने शुरू कर देता है कि बहन, हमने अपनी पत्नी नीसू और साथ में उसकी अपनी जो माँ है जयंती की अपना इन्हीं हाथों से हमने एक चापर से बेरहम तरीके से हत्या कर दी और अपने तीनों बच्चों को लेकर तुम्हारे पास आ रहे हैं। लेकिन उधर जैसे ही यह बात सोनिया सुनने के बाद उसके मुंह से जो आवाज़ निकलने वाली होती है, वह आवाज़ उसी वक्त अब बंद हो जाती है। सोनिया को जो दिमाग होता है वहीं एकदम चकरा सा जाता है। आगे ना कुछ सोच पाती है ना कुछ समझ पाती है कि आखिर हमारा भाई मजाक कर रहा है कि वह सच्चाई बता रहा है। लेकिन जैसे दोबारा अपने मुंह से कुछ बोलना चाहती तो उस वक्त अब सोनू का जो घंटी होता है वह मौके से मोबाइल का बंद हो जाता है। इधर सोनिया तुरंत उस वक्त फ़ोन मिलाती है, लेकिन दोबारा सोनू का मोबाइल अब बंद बताता है। सोनिया परेशान हो जाती है, बार बार मिलाती है और जब तंग आ जाती है तो उसके मन में काफ़ी सारे आशंकाएं बैठ जाती है। तो उस वक्त अपने ही मायके की रहने वाला मेरा भाई है रामपाल सिंह के पास सोनिया उस वक्त फ़ोन करती है और सारी बात बता देती है। लेकिन रामपाल सिंह जैसे सुनता है तो उस वक्त इधर सोनू के घर जाता है। सोनू के घर जाते तो बाहर देखता है कि ताला जड़ा हुआ है। ताले को देखता है, देखने के बाद अचंभे भरे कदमों से पीछे हटता है, लेकिन आस पड़ोसियों से पूछताछ करता है, लेकिन आस पड़ोसियों से उसको कुछ जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन उसकी अपनी बहन सोनिया ने कुछ जानकारी रामपाल को दे रखी थी और यही जानकारी लेकर तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस थाना अब जसपुर पहुंचता है। वहां के थाना इंस्पेक्टर होते हैं JM देवपा। अब JM देवपा जैसी खबर पाते हैं
अब इधर रामपाल के द्वारा पाने के बाद बिना देर के अपनी टीम को लेते हैं और साथ में कुछ फोरेंसिक टीमों को भी खबर भिजवा देते हैं और JM देवपा अपनी टीम सहित उसी घटना पर पहुंचते हैं जहां पर सोनू का अपना घर निवास होता है। पुलिस की टीम पहुंचती है, देखती है घर के बाहर ग्रामीणों का जमाव लग चुका है, लेकिन घर के बाहर जो ताला जड़ा हुआ है उस ताले को पुलिस की टीम अब तोड़वाती है और देवपा साहब अंदर प्रवेश करते देखते जो ज़मीन है उसी ज़मीन पर इधर सोनू की अपनी जो पत्नी होती है, इधर नूसी एकदम लहूलुहान अवस्था में पड़ी हुई है। लेकिन पुलिस की टीम जैसे दूसरे कमरे की तरफ नज़र गड़ाती है, दरवाज़ा खुला होता है। खुला हुआ दरवाज़ा देखकर इंस्पेक्टर और साथ में कुछ सिपाही उस कमरे में जाते हैं, लेकिन उस कमरे में एक चारपाई होती है, उसी चारपाई पर एक महिला होती है। अब वह महिला कोई और नहीं होती, वह महिला ठीक इधर सोनू की अपनी सास जयंती होती है, जो पूरी तरह से खून से लथपथ होता है। लेकिन पास ही पड़ा एक चापड़ होता है। पुलिस देखती है उस चापड़ को, देखने के बाद पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है, बस करो इधर नीसू और साथ में जयंती की जो हत्या है इसी चाकू से किया गया है। इधर पुलिस की टीम अब घटनास्थल का निरीक्षण करना शुरू कर देती है, लेकिन जब घटनास्थल का निरीक्षण करने लग जाती है पुलिस देखती है मामले को पूरी तरह से समझ जाती है। लेकिन पुलिस को पता चल जाता है कि सोनू इस वक्त घर पर नहीं है, अपने तीनों बच्चों को लेकर ठीक अपनी बहन इधर सोनिया के पास पहुंच गया है। लेकिन पुलिस खबर पाती है कि सोनिया के पास जाने के लिए उसके पास एक कार था और उसी कार से गया था, लेकिन आखिर अभी तक लौटा क्यों नहीं। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की टीम वहीं पर खड़े रामपाल से कुछ पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद पुलिस की टीम इसकी जो सूचना होती है, अब उस वक्त इधर नीसू और साथ की उसकी जो माँ जयंती ये घर परिवार वालों को सूचना भिजवाती है, जो असल में ठीक मुरादाबाद के ही टांडा ठाकुर द्वारा भी रहने वाले होते हैं वीर सिंह। अब वह जैसे भी खबर पाते हैं अपनी बेटी और साथ में अपनी पत्नी जयंती के बारे में सुनने के बाद अपने परिवार के सदस्यों को साथ लेते हैं। अब जसपुर कस्बे में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद पुलिस की टीम द्वारा उनको सारी जानकारी लग जाती है और वहीं पर दहाड़े मार कर अब चीख चिल्ला पड़ते हैं। लेकिन पुलिस यह जानना चाहती थी कि आखिर सोनू इस वक्त है कहाँ, इसीलिए पुलिस की टीम अब सोनिया के पास फ़ोन करती है। लेकिन सोनिया भी वह पुलिस के पास अब पहुँच जाती है। लेकिन सोनिया पुलिस के सामने कहने लग जाती है कि साहब हमारे भाई ने सुबह 5 बजे के आसपास फ़ोन किया और हमें सारी जानकारी दे दिया, लेकिन इसके कुछ ही घंटे के अंदर हमारे पास हमारा सोनू आने के बाद अपने तीनों बच्चों को छोड़ देता है और कार सहित वह कहीं चला जाता है। लेकिन हमें नहीं पता साहब वह गया कहाँ। पुलिस की टीम सोनिया से आवाज़ सुनती है। सुनने के बाद पुलिस की टीम इधर केस में जांच पड़ताल करने के लिए सबसे पहले अब जयंती और साथ में नीसू की बॉडी को वहीं अच्छे से पंचनामा कर लेती है और उठाकर अपने नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है अब उसी पर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। और वहीं पर खड़े कुछ व्यक्ति होते हैं, उनसे जब पूछताछ किया जाता है तो पुलिस के सामने काफ़ी सच्चाई निकल के आती है। इससे यही पता चलता है कि असल में नीसू जो होती है, नीसू सोनू का दूसरा पत्नी है। इसकी पहली जो पत्नी होती है ठीक इसी के तंगी की यानी कि इसके शौक़ की वजह से छोड़कर हमेशा के लिए सोनू और साथ में अपना ससुराल अपने मायके में चली गई। तब से यह परेशान था, लेकिन इसी परेशानी को दूर करने के लिए नीसू ज़िंदगी में आए थे। लेकिन नीसू की ज़िंदगी में आने के बाद इधर सोनू का कई लड़कियों के साथ संबंध बन गए और इसकी जानकारी जैसे ही नीसू को लगता है, नीसू आए दिन अपने पति से हर दिन झगड़े झगड़ा करता और हो सकता साहब इसी की वजह से सोनू इस दुनिया से हटाने के लिए फ़ैसला ले लिया हो। यह बात पुलिस सुनती है। सुनने के बाद अब सोनिया से वहीं जब पूछताछ करती है, सोनिया के द्वारा कुछ पता नहीं चलता, लेकिन कुछ खबरी होते हैं, कुछ खबरी भी लग जाते हैं। इधर सोनू की तलाशी करने के लिए पुलिस की टीम अपने थाने तो लौट आती है, लेकिन जब खबरी होते हैं पुलिस के सामने कुछ बातें रखते हैं। इससे यही पता चल जाता है कि इस समय सोनू बिजनौर में ही देखा गया है। लेकिन पुलिस की टीम बिजनौर जाती है, लेकिन वहाँ पर सोनू का कुछ अता पता नहीं चलता। लेकिन दोबारा जब सोनिया से फ़ोन मिला के पूछा जाता, बस पुलिस के सामने यही बात निकल के आता है कि असल में सोनू जब अपनी बहन से बात कर रहा है तो उस वक्त कह देता है कि बहन हम तुम्हारे पास तो आ रहे हैं, लेकिन हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म कर लेंगे। यह बात पुलिस जब सुनती खबरी के द्वारा कि सोनिया को पता था, लेकिन पुलिस तो उस समय चौंक जाती कि सोनिया ने हमारे सामने पूरी जानकारी क्यों नहीं दी, सटीक जानकारी क्यों नहीं दी। तो पुलिस की जो शंका होता उस समय और बढ़ जाता। पुलिस के सामने चैलेंज यही आ जाता है, कहीं ना कहीं सोनू ऐसा बड़ा कदम तो उठा लिया। अब पुलिस आप सोच साच के उसी वक्त सोनू की तलाशी करने के लिए लग जाती है, काफ़ी मेहनत करती है, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं लगता। सोनू के मोबाइल नंबर पर कॉल किया जाता, क्योंकि सोनू का मोबाइल नंबर तो हर बार बंद बताता। उसके मोबाइल नंबर को ट्रेस किया जाता है, लेकिन जब भी ट्रेस किया जाता उसका मोबाइल नंबर वहीं बंद हो जाता। पुलिस कुछ कर भी नहीं पाती। लेकिन ठीक 28 फरवरी अब
अब 22 का ही सुबह का टाइम होता है। तो उस वक्त नीशू का अपना एक भाई होता है सौरभ, और सौरभ जैसी खबर पाता है तो जसपुर पुलिस थाने में पहुंचता, वहीं पर सोनू के ऊपर मुकदमा दायर करवा देता है। और मुकदमा दायर करते ही वहां के इंस्पेक्टर और साथ में जस्सो भी हिल जाते हैं और उस वक्त सोनू की तलाशी करने के लिए अब लग जाते, काफ़ी कड़ी मेहनत करते हैं। यहाँ तक बिजनौर, मुरादाबाद और साथ में अमरोहा में ही पुलिस की टीम भेज दी जाती है और लोकेशन के तहत उसकी तलाशी की जाती है। लेकिन कहीं पर पुलिस का सोनू का पता नहीं मिल पाता। पुलिस काफ़ी उदास सा हो जाती है। लेकिन तभी 1 मार्च 2022 का सुबह का टाइम होता है। उसी वक्त जो गाजियाबाद पड़ता है उसी के कुछ दूर पर रेलवे ट्रैक है। उसी रेलवे ट्रैक पे एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा हुआ मिलता है। तभी इसकी जो सूचना होती है वहाँ के व्यक्तियों के द्वारा CRPF टीम को दी जाती है। अब CRPF पुलिसकर्मी जैसे खबर पाने के बाद बिना देर के बाद भी उसी घटना पर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद देखते सोनू की जो हालत है खून से लथपथ अवस्था होती है। पुलिस उस वक्त वहाँ पर जितने भी खड़े व्यक्ति होते हैं शिनाख्त करवाते, लेकिन कोई भी व्यक्ति अब वहाँ पर उस व्यक्ति का शिनाख्त नहीं कर पाता, जिसकी उम्र लगभग 30 से 35 साल के बीच होता है। लेकिन पुलिस की टीम जैसे ही उस व्यक्ति के जेब की तलाशी लेती है, उसी जेब में एक पहचान पत्र निकलता है। उसी पहचान पत्र में सोनू कुमार लिखा होता है। लेकिन उसी जेब में एक 7 कोरे कागज़ निकलते हैं जिसमें ऊपर साफ सुसाइड नोट लिखा होता है। लेकिन उसी नोट में नाम पता भी दर्ज होता है और साफ लिखा होता है कि हम अपने पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और पुलिस की टीम जैसे ही उस आधार कार्ड के द्वारा सोनू का नाम पता निकलवाती है, एड्रेस के तहत पुलिस की जो टीम होती है जसपुर पुलिस थाने में फ़ोन कर देती है। और पुलिस थाने की टीम जैसे ही खबर पाती है तो उस वक्त इसकी सूचना सबसे पहले बीर सिंह को, साथ में उसके घर परिवार वालों को दिया जाता है। घर परिवार वालों को पुलिस थाने की जो टीम होती है साथ लेती है और साथ लेने के बाद तुरंत कबीर नगर पुलिस थाने में पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद वहां के इंस्पेक्टर से संपर्क करते हैं। उन्हीं इंस्पेक्टर के द्वारा पुलिस की जो टीम होती है इधर सोनू की डेड बॉडी को वहीं अच्छे से जांच पड़ताल करती है और जांच पड़ताल करने के बाद उठाकर अपने नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में सोनू को बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। भिजवाने के बाद इधर पुलिस की टीम सोनू को बॉडी को परिवार के सुपुर्द करवा देती है। लेकिन सोनू के पास जो 7 पन्ने का पूरा कागज़ मिला हुआ था, उसी सुसाइड नोट में बड़े ही बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी को उजागर करते हैं सोनू ने जो सच्चाई पुलिस के सामने उस कागज़ की तहरीर पर रखी। इससे सुनने के बाद पुलिस का जो कलेजा होता है एकदम थर जाता है। शुरू में शुरुआत होता है सिर्फ नीशू से। नीशू के बारे में ऐसा शब्द लिखा जाता है जिससे ना कोई सोच पाता है ना कोई समझ पाता है। ठीक उत्तराखंड का ही उधम सिंह नगर पड़ता है और उसी का ही जसपुर एक कस्बा लगता है और ठीक उसी के पीछे ठाकुर सिंह मंदिर पड़ता है। वहीं पास एक कुआं होता है, उसी कुएं के ही पास रहने वाले होते हैं इधर कैलाश नाथ के टोटल अब 5 बच्चे होते हैं, जिसमें 4 बेटी और 1 बेटा होता है। जो सबसे छोटा और इकलौता बेटा होता है यही सोनू होता है। लेकिन कैलाश नाथ मौके पर मेहनत मजदूरी कर कैसे ना तैसे कर अपने 5 बच्चों का शादी भी कर देते। लेकिन सोनू की जो शादी होती ठीक 10 साल पहले ही यह जाकर ठीक उत्तर प्रदेश का बिजनौर का ही एक झालू गांव पड़ता है, उसी गांव की रहने वाली होती है राजवंती। और राजवंती के साथ इधर सोनू की शादी कर जाती है और राजवंती अपने ससुराल आती है। बड़ी खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही राजवंती का सोनू के साथ कुछ वक्त गुजरता है, उसी वक्त सोनू के जो नखरे होते हैं वह बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से इधर राजवंती अब परेशान हो जाती है। क्योंकि राजवंती का जो अपना पति होता है सोनू एकदम निठल्ले किस्म का होता है। किसी काम धंधे का कोई मतलब नहीं होता है, बस अपने काम से मतलब होता है। इधर अपने शौक़ को पूरा करने के लिए अब सोनू किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार रहता था। और इसी हद की वजह से राजवंती परेशान हो जाती है और परेशानी की वजह से इधर धीरे धीरे झगड़े तकरार होना शुरू हो जाते हैं और झगड़े तकरार इतना बढ़ जाते कभी मार पिटाई हो जाती है। लेकिन वक्त गुजरने लग जाता है। इसी बीच अब राजवंती को एक बेटी होती है जिसका खूबसूरत नाम भी रख देती है। लेकिन तब भी इधर सोनू की ज़िंदगी में कोई सुधार नहीं आता। इधर राजवंती काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, इतनी परेशान हो जाती है कि अपने पति से तंग आने के बाद मायके निकल जाती है। मायके रहती फिर दोबारा सोनू पहुंच जाता, मना दना कर फोड़ ले आता। लेकिन सोनू धीरे धीरे काफ़ी सारी लड़कियों का अब लत लगा लेता है और इसी लत को पूरा करने के लिए पैसे की ज़रूरत होता था। वह अपनी पत्नी खुद इधर राजवंती से मांगता और जब राजवंती को परेशान करता, राजवंती इसी परेशानी को दूर करने के लिए काफ़ी बार अपने पति से लड़ाई कर बैठती है। लेकिन सोनू अपने पत्नी से राजवंती से ज़रूर पैसे ले बैठता और इसी पैसे की वजह से राजवंती इतनी परेशान हो जाती है कि वो हमेशा के लिए अपने पति को छोड़ने के लिए
फैसला ले बैठती है और छोड़कर खुद मायके चली जाती है। अपनी बेटी को छोड़कर खुद सोनू के पास चली जाती है। इधर राजवंती के मायके वाले जैसी खबर पाते हैं तो थाने में जाते। थाने में जाने के बाद सोनू के ऊपर मुकदमा दायर करवा देते हैं और इसकी वजह से पुलिस की जो टीम होती है सोनू को ले जाकर वहाँ के जेल में डाल देते हैं। लेकिन जब कुछ दिन हो जाता है, कुछ दिन बाद सोनू दोबारा जेल से छूटता है, लेकिन पता चलता है उसकी जो अपनी पत्नी है वह अभी तक अपने ही मायके से नहीं लौटे। लेकिन वह दोबारा ठान लेता है कि अब हम अपने ससुराल अपनी पत्नी राजवती को मनाने के लिए नहीं जाएंगे। अपनी बेटी के साथ तो रहता है, अपनी बेटी को अपने साथ लेकर रहना शुरू कर देता है। लेकिन इधर सोनू के ससुराल वाले काफ़ी बेजोड़ मेहनत भी करते हैं, कैसे ना तैसे कर हमारी बेटी राजवंती का जो रिश्ता है सोनू के साथ दोबारा जुड़ जाए। लेकिन सोनू के ज़िंदगी में कोई सुधार नहीं आता। अब राजवंती के मायके वाले भी समझ लेते हैं कि अब हो ना हो सोनू सुधरने वाला नहीं है, तो उस वक्त राजवंती खुद फैसला लेती है। लेने के बाद कोर्ट में जाती है और तलाक का अर्जीनामा दाखिल कर देती है। करने के बाद अर्जीनामा को मंजूर किया जाता है। इधर जाकर राजवंती और सोनू का तलाक हो जाता है और सोनू अपनी बेटी को ठीक अपनी बड़ी बहन सोनिया के पास भेज देती है। अब जाकर सोनू इधर अपनी ज़िंदगी अकेले ही अपने घर में गुजारने लग जाता है। तन्हाई भरी ज़िंदगी हो जाता है। लेकिन इस बीच अपने परिवार का खर्चा बर्चा चलाने के लिए सोनू सोचता है क्यों ना कोई काम धंधा ढूंढा जाए। लेकिन तभी इसी जिल्लत भरी ज़िंदगी में उसकी जो मुलाकात होती जाकर बिजनौर का ही रहने वाला होता है पंकज राजपूत, जो मार्केटिंग का काम करता था, एरिया मार्केटिंग का मैनेजर था। लेकिन जैसे मुलाकात जाकर सोनू से इधर पंकज का होता है, होने के बाद दोनों की दोस्ती बढ़ जाती है। दोस्ती के नाते नौकरी जाकर अपने ही सेल्स एग्जीक्यूटिव में लगा देता है। उसी में सोनू अब नौकरी करना शुरू कर देता है। लेकिन सोनू का कोई ऐसा नौकरी नहीं होता जो ठीक ठाक पगार आए। उसकी पगार उसी पर निर्भर रहती थी जैसा वह मेहनत करेगा, जितने भी व्यक्ति योग्य युवती अपने में जोड़ेगा उसी हिसाब से उसका पैसा बनेगा। लेकिन सोनू उस मामले में काफ़ी तेज तर्रार भी था, क्योंकि उसका काफ़ी लोगों से उठना बैठना भी होता, व्यवहार भी अच्छा होता है। लेकिन एक सोनू रंगीला मिजाज का था। अगर कहीं भी वह जाता कि ज़रूर अपनी रंगीला मिजाज दिखाना शुरू कर देता। और ठीक इसी बीच सोनू कई युवती और युवक से दोस्ती बना लेता और इसी दोस्ती के बीच कई युवक और युवकों से करीबी बन जाता है। बनाने की वजह से उसके घर भी इधर कई युवक और युवती का आना जाना हो जाता है। लेकिन उसी युवती में कई युवती उसके इतनी करीब आ जाती हैं कि जिसकी वजह से उसके साथ रिश्ता बना बैठती हैं और रिश्ता बनाने के बाद उनको नौकरी का झांसा देता, जिस वजह से उसके साथ हर समय निभाने के लिए तैयार रहती है। और सोनू का जो मकसद होता है वो उसके हिसाब से खरा उतर रहा होता है। अब सोनू अपनी ज़िंदगी को बड़े ऐसे आराम से जीना शुरू कर देता है कि आज तक सोनू को कभी भी ऐसी नौकरी अब नहीं मिला हुआ था। अब सोनू अपनी ज़िंदगी बड़े ऐसे आराम से इस तरह जीने लग जाता है कि ना कोई रोकने वाला होता, ना कोई टोकने वाला होता। तभी उसी में से एक युवती होती है नीसू, जो इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की होती है। वह भी नौकरी की तलाशी में इधर उधर ठोकर खा रही होती है। लेकिन जैसे मुलाकात अब सोनू से होता है, सोनू से होने के बाद सोनू जैसे ही नीसू को देखता एक ही नज़र में दीवाना हो जाता है और नीसू को भी नौकरी का झांसा दे देता है, जिसकी वजह से नीसू भी अब जाकर सोनू की बातों में फंस जाती है। फंसने की वजह से अब सोनू के साथ हर दिन मार्केटिंग करना शुरू कर देती है। करने की वजह से करीबी बन जाता है। इसी बीच दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। लेकिन नीसू प्रेम प्रसंग के बीच यही फैसला ले लेती है कि हमें नौकरी दिलाओ, तभी हम तुम्हारे साथ रिश्ता रखेंगे। यह बात सुनता सोनू कहने लग जाता है, सिर्फ तुम्हारी नौकरी तो पक्की है, बस हमारी शादी तुम्हारे साथ हो जाने दो, फिर इसके बाद तुम्हारी नौकरी तो हम किसी भी हद तक तुम्हें दिला के रहेंगे। यह बात सुनते नीसू भी तुरंत ही उसी वक्त सोनू की बातों में आ जाती। आने के बाद सोनू के कमरे पर जाती है और नीसू उसके साथ संबंध बना देती है और संबंध का जो सिलसिला होता है अब यह बेधड़क चलना शुरू हो जाता है। और जब चलने लग जाता है तो दोनों को बस यही लगता है हमारी ज़िंदगी बड़ी खुशीमय होने वाली है। लेकिन इसकी जो सूचना होता है यह जाकर नीसू को अपने जो पिता होते हैं वीर सिंह को लग जाता है और वीर सिंह जैसी खबर पाते एकदम भन्ना से जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि आखिर में सोनू कैसा लड़का है। लेकिन सोनू भी कभी अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में नीसू के सामने जिक्र नहीं किए थे। लेकिन वीर सिंह खबर पाने के बाद इसकी सारी जानकारी अपनी बेटी सोनू को देते। सोनू खबर पाती एक बार समझ रह जाती, लेकिन उस समय चुप हो जाती है, क्योंकि वह गलत कदम तो उठा चुकी थी जो पीछे कभी नहीं खींचना चाहती थी। अपनी ज़िंदगी साथ बिताने के लिए फैसला सोनू के साथ अब ले चुकी होती है। उसके पिता काफ़ी समझाते हैं, अपने पिता की बात नहीं मानती। लेकिन वीर सिंह भी सोच लेते हैं कि हमारी बेटी खुद अपना जब फैसला ले रही है तो लेने दो, इसी में हमारे लिए भलाई है। अपनी बेटी को सहमति देते हैं। इधर सोनू और साथ में नीसू दोनों जाकर 12 फरवरी 2014 में ही एक
आर्य समाज मंदिर में रीति रिवाज के साथ शादी कर लेते। अब शादी करने के बाद अपनी ज़िंदगी बड़े बेहतर तरीके से नीसू और सोनू गुजारना शुरू कर देते। और जब गुजारने लगते हैं वक्त बड़े अच्छे से बीतता है, लेकिन इसी भी टोटल 2 बच्चे होते, एक बेटा और एक बेटी होती है। और सोनू अपनी बेटी यानी कि पहली पत्नी की जो बेटी होती है उसको लेकर अपनी दूसरी पत्नी नीसू को सौंप देता है, लेकिन नीसू उसमें कोई कोताही नहीं बरती थी। तीनों बच्चों का एक माँ जैसी प्यार देती है। बड़े बेहतर तरीके से अब ज़िंदगी बीतने लग जाता है, लेकिन अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए सोनू दिन रात मेहनत करता। मार्केटिंग में अच्छे खासे उसके कदम बढ़ चुके होते हैं। कई युवतियों के साथ उसके बातें शुरू हो जाते हैं, लेकिन तब भी उसका मन कभी भी पीछे नहीं हटता। भले खूबसूरत पत्नी पाकर अपनी ज़िंदगी संवार रहा हो, लेकिन जब उसकी मुलाकात जाकर खूबसूरत युवतियों से होती है, होने के बाद उनको नौकरी की झांसा देकर अपने ही जाल में फंसाता, फिर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता। अब यह सिलसिला बार बार चलना शुरू हो जाता है, लेकिन हद तो तब बढ़ जाता है जब इसकी खबर जाकर कानों कान नीतू को पता चल जाता है। नीतू सुनती है, सुनने के बाद अपने पति को लेकर अपने घर में झगड़े तकरार शुरू कर देती है। लेकिन एक दिन मुंह खोलकर सोनू खुद अपने पत्नी नीसू के सामने सारी बात रख देता, कहने लग जाता है कि अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो रहो, लेकिन हमारे बीच में अड़ंगा मत बनो। लेकिन जब सोनू जान जाता है कि हमारी पत्नी को सारी बात पता चल गया है, तो उसी वक्त फैसला लेता है क्यों ना अपने घर में खुले व्यापार किया जाए। फैसला लेने के बाद मुहूर्त बनाता, लेकिन इधर नीसू अपने पति से झगड़े तकरार कर कर ठीक अपने तीनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद इधर सोनू जब पता पाता, सोनू काफ़ी परेशान हो जाता, अपनी पत्नी को मनाने के लिए जाता, मना दना कर दोबारा लाता है, लेकिन कुछ दिन तो शांत रहता, दोबारा अपनी अयासी उन्हें खूबसूरत युवतियों के साथ लेना शुरू कर देता। जब लेने लग जाता है, लेकिन ठीक इस बीच अब सोनू के पास पैसे की कमी आ जाती है। आने की वजह से वह परेशान हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा पैसा होता है, आधे से कमाई का जो हिस्सा होता है वह हिस्सा जाकर सोनू कुछ युवतियों के पास खर्च कर देता है। खर्च करने की वजह से आगे पैसे नहीं बचते। अब इसी पैसों को पूरा करने के लिए अपने पत्नी से खुद पैसे की मांग करता है, लेकिन जब पैसे नहीं देती तो खुद उसकी पिटाई कर देता। लेकिन कैसे न तैसे कर कर अपने पिता से बात कर कर अब इधर नीसू वीर सिंह से पैसा दिलवा देती, 1 लाख रुपया तो सोनू पाता है, लेकिन उस पैसे को ले जाकर युवतियों के ऊपर लुटा देता है अपनी ज़रूरतों के लिए। लेकिन कुछ दिन बाद जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं, दोबारा आकर सोनू अपनी पत्नी नीसू से पैसे मांगता है, दोबारा पिटाई कर देता है। लेकिन जब इसकी खबर इधर जाकर वीर सिंह को लगता है, वीर सिंह सोनू को काफ़ी समझाते बुझाते हैं। कुछ दिन तो फिर सोनू शांत रहता है, लेकिन दोबारा आकर नीसू से पैसे की मांग करता है और नीसू के ऊपर दबाव मारना शुरू कर देता है कि अपने पिता से पैसे मांग लो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नीसू इसकी जानकारी अपने पिता को देती है। देने के बाद उसके जो पिता होते वीर सिंह उस समय अपनी बेटी के रिश्ते की अहमियत को समझकर मान जाते हैं और अपने ही गांव के एक कर्जेदार होते, उन्हीं से 5 लाख रुपया लेते हैं अपना पूरा खेत गिरवी रखकर, और लेने के बाद सोनू को पैसा दे देते हैं। लेकिन सोनू जब पैसा पाता है तो अपनी पत्नी से खुश हो जाता है, लेकिन उसी पैसा का उपयोग अब दुरुपयोग में करना शुरू कर देता है, अपनी अय्यासी पूरा करना शुरू कर देता है, ज़रूरतें पूरा शुरू कर देता है। और पूरा करते करते सारे के सारे पैसे अब ख़त्म हो जाते हैं। ख़त्म होने के बाद दोबारा सोनू के अंदर चिड़चिड़ापन वही आता है, घर आता, अपनी पत्नी से पैसे मांगता, ना देने पर फिर पिटाई करता। और जब इधर परेशान हो जाती, परेशान होने के बाद अब नीसू खुद अपनी माँ जयंती को सारी बात बता देती है, और जयंती खबर पाती अपनी बेटी को काफ़ी समझाती। लेकिन जब नीसू इधर अपनी माँ को सारी बात बताती, उसकी माँ का दिल भी पसीज जाता है। लेकिन अब सोनू जो होता है नीसू को कतई देखना भी नहीं चाहता था। सोचता था काश हमारे रास्ते से या हट जाती तो हमारी ज़िंदगी ऐसे आराम से गुजर जाती, अपने शौक़ पूरा बड़े बेहतर तरीके से हम कर लेते हैं। यही सब सोच साथ कर अब इधर नीसू का हर बार जब आता अपने घर में ज़रूर पिटाई कर देता। नीसू परेशान हो जाती, अपनी माँ जयंती के पास जाती है, और जाने के बाद इधर कैसे न तैसे कर अपने घर का जिम्मेदारी समझकर नीसू अपनी माँ जयंती को लेती अपने घर आती है। लेकिन तभी अब 26 फरवरी 2022 का है। शाम का जब टाइम होता है, नीसू और साथ में जयंती बैठकर एक साथ खाना खा रहे होते, तो उसी वक्त सोनू आता है, नशे में हालत होता है, काफ़ी बुरी बात कर, जिसकी वजह से तीनों को भी झगड़े तकरार हो जाते हैं। लेकिन जब रात का टाइम होता है, सोनू अपने दिमाग में एक कीड़े भरी बात लेते हुए सोचने लग जाता, क्यों ना माँ बेटी को एक साथ दुनिया से हटा दिया, क्योंकि इन दोनों ने हमारी ज़िंदगी नरक कर रखी है। और यही सब सोच कर सुबह फैसला लेता। जैसे ही अब 27 फरवरी 2022 का सुबह 5 बजे का आसपास टाइम होता है, तो देखता उसके तीनों जो बच्चे होते अलग कमरे में सो रहे होते हैं। जाता बाहर से अब कुंडी लगा देता। कुंडी लगाने के बाद देखता गहरी नींद में
एकदम जयंती और साथ में उसकी जो अपनी बेटी होती है नीसू, दोनों एक ही साथ गहरी अवस्था में होते हैं, नींद में होते हैं। यह अवस्था को देखकर अपने ही पास रखा हुआ एक चापर लेता है। लेने के बाद सोनू उन्हीं चापर से दोनों के शरीर पर काफ़ी बार वार करता है, जिसकी वजह से वहीं दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं। अपने तीनों बच्चों को उसी कमरे में से निकालता है और ले जाकर एक कार में बैठाता है और रास्ते में जब निकलता तो वहीं पर अपनी बहन सोनिया को फ़ोन करता, सारी बात बता देता है। सोनिया उधर सुनती है, सुनने के बाद चौका चका, लेकिन कुछ ही मिनट के बाद सोनू अपने बहन के घर पहुंच जाता है, तीनों बच्चों को छोड़ता है और वहां से निकल जाता। लेकिन उसको जैसे ही पता चल जाता है कि इसकी खबर पुलिस को लग गई है तो उस वक्त अपना मोबाइल सोनू वहीं स्विच ऑफ कर लेता है। पूरा दिन इधर उधर घूमने लग जाता है। तभी उसको अपने दोस्त संजय राजपूत के बारे में पता चलता है और बिजनौर चला जाता है और वहाँ पता चल जाता है कि इस समय संजय हरिद्वार गंगा जल लाने के लिए जा रहा है। उसके साथ सोनू हो लेता है उसके कार में हरिद्वार से गंगा जल लाकर। अब उधर सोनू लौट पड़ता है, लेकिन रास्ते में अपनी सारी बात अपनी पत्नी और साथ में अपनी सासू माँ जयंती की हत्या के बारे में सारी बात बता देता है। यह बात सुनने के बाद संजय राजपूत उस वक्त काफ़ी खरी खोटी सोनू को सुनाता है। सुनाते ही वहीं पर गाड़ी से उतार देता है, लेकिन उतरने के बाद इधर सोनू गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचता है। वहीं पर खड़ा होकर अपने मन में तरह तरह के विचार करता, सोचने लग जाता है कि आखिर हो ना हो पुलिस एक दिन हम तक ज़रूर पहुंच जाएगी और पहुंचने के बाद हमारा क्या हश्र होगा वह कोई नहीं सोच पाएगा। आखिर हमने जल्दबाजी में कैसा फैसला ले लिया, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। अब इसी पछताव को दूर करने के लिए पास जाता एक दुकान, तो उसी दुकान से 7 पन्ना लेता है। उसी पन्ने में सुसाइड नोट लिखता है, जिसमें बड़े प्यारे शब्दों में सारी बात लिख जाता है। लिखने के बाद वहीं फैसला लेता है और तुरंत ही जैसे देखता है गाजियाबाद के रेलवे दूसरी ट्रैक पर एक ट्रेन आ रही है, उसी ट्रेन के आगे कूद कर अपनी जान दे देता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई उसी सुसाइड नोट के द्वारा आती है, आने के बाद पुलिस की जो टीम होती है एकदम सहम से जाती है। लेकिन एक जल्दबाजी में लिया गया जो फैसला होता है सोनू का परिवार और साथ में उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए अब तबाह कर जाती है। बाकी के जो 3 बच्चे होते खुद जाकर इधर नीसू की अपनी माँ के पास रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों जब यह सच्चाई लोगों के सामने आती है, इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी थर्रा जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना आप जहां भी रहे आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।